Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amke. I hope guys you all are doing great. So guys, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की वीडियो है वो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में पंजाबी में पढ़ाती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगी उनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पर कि मैम हिंदी में भी वीडियोज़ को अपलोड किया करो। सो दैट्स वाई मैं आज ये वीडियो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ, सो दैट कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल हो सकते हैं। कल जो मेरा न्यू बैच है वो स्टार्ट है, मॉर्निंग 10:30 इवनिंग 5 PM। सभी मॉड्यूल्स का प्रॉपर फीडबैक देती हूँ। 25% डिस्काउंट है वो आपको मैं दे रही हूँ। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जिसको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है वो इस गिवन नंबर के ऊपर मुझे टेक्स्ट करके अपनी जो सीट है उसको बुक करवा सकता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आई होप मेरा डेमो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। हाँ जी माय ऑनलाइन स्टूडेंट, सो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आज वाली वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे, ठीक है, सो दैट कि जो यूट्यूब के ऊपर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। यस, पहले मैं आपको प्रॉपर वे से टीच करूँगी, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे ना आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। आप कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सभी एसेस को डिस्कस कर लिया। जो पेंडिंग है वो आउटवे का था कि आउटवे को कैसे लिखना चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने लिखना कैसे है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना। बाकी सारे जितने भी टाइप्स थे उसके मैंने आपको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, सैम्पल आंसर दिए हैं, ठीक है, कनेक्टर्स बताए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, ठीक है। आज जो टर्न है वो है आउटवे, कि आउटवे का कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हमने जैसे इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, ठीक है, थीसिस लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सभी की जितने एसेज हैं उनकी थीसिस लाइन आपको पहले ही मैंने बता दी थी, क्योंकि हमने सबसे पहले बेसिक को क्लियर किया था ना, फिर ही हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर आए थे। तो सेम एज इट इज़ ये चीज़ आपके लिए अब बेनिफिशियल होगी। अगर हम सीधा ही एडवांस से स्टार्ट करते, सीधा ही मैं आपको सैम्पल आंसर प्रोवाइड कर देती कि करो, तो कुछ भी समझ में नहीं आना था। हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर को देखा, सेंटेंसेस को देखा, कनेक्टर्स को देखा, थीसिस को देखा, ठीक है, सब कुछ हमने पहले इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इवन कि प्लानिंग भी बताई थी कि राइटिंग टास्क 2 को प्लान कैसे करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि प्लानिंग करनी कैसे है, ठीक है। हाँ जी, 15 मिनट्स आपको प्रॉपरली मैं दूंगी, उसके बाद आप जो भी है पूछ सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको प्रॉपर वे से टीच करूँगी, ओके। सो देखो, रीफ्रेज एंड थीसिस बताया था कि कैसे कैसे रीफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 मेथड बताए थे आप लोगों को, सेम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितनी इफ़ेक्टिव आप लोग अपनी इंट्रोडक्शन को बनाओगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया करो, कंपाउंड सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, वो सारा कुछ इसमें अब अप्लाई होगा। अब आपको इजी लगेगा सैम्पल आंसर को लिखना, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर पाओगे। अगर सीधा ही मैं आपके सामने सैम्पल आंसर को शो कर दूँ, जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर है ना तो कभी भी इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकती। सो देखो, क्वेश्चन क्या होता है, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, कि एडवांटेज को आउटवे मतलब ज़्यादा करो, डिसएडवांटेज की कंपैरिजन हम लोगों ने क्या करना होता है, ज़्यादा करना होता है एडवांटेज को। सो जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एडवांटेज को ज़्यादा करो, आउटवे करो, सो देखो BP1 में हम बताएंगे डिसएडवांटेज, ठीक है। BP1 हमारा होता है वो 30% का होता है, तो हमने कम किस चीज़ को बताना है, डिसएडवांटेज को बताना है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि एडवांटेज को ज़्यादा करो, तो हम एडवांटेज को 70% लिखेंगे और डिसएडवांटेज को 30% लिखेंगे, ओके।
सो BP1 में हम सबसे पहले 30% को लिखते हैं, जैसे हमने एक्सटेंट वाले टॉपिक में किया था सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करेंगे। BP1 में हमने डिसएडवांटेज को लिखना है, इसमें टास्क स्टेटमेंट आएगी, एक्सप्लेन आएगा और रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। 30% ये एक पूरा BP है वो आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट एक बात को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ उन्होंने बोली है ना कम करने को, वो BP1 में आएगी, ठीक है। BP2 और BP3 होती हैं, ये दोनों होती हैं 70% के, ठीक है। जैसे हमें उन्होंने बोला कि आउटवे करो एडवांटेज को, तो BP2 में भी एडवांटेज, BP3 में भी एडवांटेज हम लोग लिखेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वाला आपको पिक्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा सो मैं उनको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अभी जस्ट आपका फोकस टिप्स के ऊपर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स के ऊपर होना चाहिए। सो देखो टास्क स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, मतलब हमने इसमें एडवांटेज देनी है, एक्सप्लेन, उस एडवांटेज को हमने एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल, उसके साथ रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने लिखनी है एंड लास्ट में हमने रिजल्ट लिखना है। BP3 में भी एडवांटेज, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट, ठीक है। जो चीज़ मैंने BP2 में लिखी वही चीज़ मैंने BP3 में लिखी है। सो एक चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि उन्होंने आउटवे हमें एडवांटेज को बोला था कि एडवांटेज को आउटवे करो, तो हमने एडवांटेज को 70% लिख दिया, ठीक है, और डिसएडवांटेज को हमने 30%। अब कंक्लूज़न में क्या करना है, ऑल दो लिख के 30%, कॉमा पा के 70%, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम टास्क स्टेटमेंट में लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। BP2 और BP3 की टास्क स्टेटमेंट हमने कॉमा के बाद लिखनी होती है, ठीक है। BP2 की और BP3 की जो टास्क स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख देनी होती है कॉमा के बाद, ठीक है। जब मैं आपको सैम्पल आंसर शो करूँगी ना देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी कि हमने कैसे कैसे इसको करना होता है। सो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रॉपर वे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ये चीज़ रॉन्ग होगी ना तो आपके बैंड्स को डेफिनेटली कट होंगी। सो मेक श्योर कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब हम लोग सैम्पल आंसर को देखते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल टूरिज़्म हैज़ इनॉर्मस बेनिफिट, at the same time it has some concern for inhabitant and environment, do the advantage outweigh disadvantage। उन्होंने क्या बोला है कि इंटरनेशनल टूरिज़्म के बहुत सारे इनॉर्मस होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी पड़ते हैं इनहैबिटेंट्स और इन्वायरमेंट के ऊपर। इनहैबिटेंट्स मतलब रेजिडेंट्स के ऊपर, पीपल के ऊपर, ठीक है। इंटरनेशनल टूरिज़्म के पीपल के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। डू द एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, आप लोगों ने इंटरनेशनल टूरिज़्म की एडवांटेज ज़्यादा करनी है डिसएडवांटेज के कंपैरिजन, ठीक है। एडवांटेज को आउटवे करना है। सो देखो सबसे पहले हमने इसको कैसे रीफ्रेज किया, इट इज़ कंसीडर्ड बाय मैनी इंडिजीनियस, ये बात मानी जाती है बहुत सारे इंडिजीनियस होते हैं पीपल के द्वारा। ग्लोबल ट्रैवलिंग, यहाँ पे था इंटरनेशनल टूरिज़्म, उसका सिनोनिम मैंने यूज़ किया ग्लोबल ट्रैवलिंग, ऑफर्स प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स, वहाँ पे था इनॉर्मस बेनिफिट, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स, प्लेथोरा मतलब मैनी बेनिफिट्स, ठीक है। हाउएवर अदर ओपाइंस दैट, दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, इट हैज़ पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन मासेस बट ऑल्सो ऑन एटमोसफेयर। इंटरनेशनल टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा डिलीटेरियस मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मासेस के ऊपर और एटमोसफेयर के ऊपर। मासेस होते हैं इनहैबिटेंट्स, एटमोसफेयर मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया इसको रीफ्रेज।
तो अगर हम लोग बात करें थीसिस की, तो थीसिस कैसे लिखनी होती है मैंने आपको ऑलरेडी सभी की दी हुई है ना। सो सेम वही लाइन मैंने यहाँ पे फिट की हुई है। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट एडवांटेज एक्लिप्स इट्स रैमिफिकेशन। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा एडवांटेज एक्लिप्स्ड मतलब आउटवे रैमिफिकेशन से। एडवांटेज ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस होती हैं डिसएडवांटेज, इसकी एडवांटेज ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, रैमिफिकेशंस के। और यहाँ पे भी हमें यही बोला ना कि एडवांटेज को आउटवे करो। हमने क्या बोला, एडवांटेज आउटवे की जगह से हमने लिख दिया एक्लिप्स्ड, डिसएडवांटेज की जगह पर रैमिफिकेशन, कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा एडवांटेज ज़्यादा है डिसएडवांटेज के कंपैरिजन। सो हम BP1 डिसएडवांटेज का बनाएंगे। सो देखो, कमेंस विद द व्यू ऑफ पिटफॉल, कि हम स्टार्ट करते हैं, पिटफॉल होते हैं डिसएडवांटेज के व्यू से। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म चांसेस ऑफ क्रोनिक डिजीजेज विल एस्केलेट। इंटरनेशनल टूरिज्म की कारण जो चांसेस होते हैं क्रोनिक डिजीज़ेस मतलब भयानक बीमारियों की, वो क्या होते हैं, एस्केलेट मतलब इंक्रीज़ होते हैं। सो इसको एक्सप्लेन करेंगे ना कि कैसे इंक्रीज़ होंगे। सो कौन सा कनेक्टर, टू इलेबोरेट इट का कनेक्टर, ठीक है। ओइंग टू ट्रैवलिंग possibilities of disparate sort of frail contamination accelerate, by which percentum of distinct illness increase like asthma। So मैंने क्या बोला है कि ट्रैवलिंग की वजह से बहुत तरह की डिस्पैरेट होता है, डिफरेंट बहुत तरह के फ्रेल कंटामिनेशन मतलब पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर पर्सन ट्रैवल करता है तो काफ़ी ज़्यादा जो चांसेस हैं पॉल्यूशन के इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो उस पॉल्यूशन की वजह से जो परसेंटम मतलब परसेंटेज होती है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, इलनेस मतलब बीमारियों की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दे दिया। दस रिजल्ट में क्या बोल दिया मैंने, इसके जो डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ते हैं पीपल्स की हेल्थ के ऊपर। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बैड इम्पैक्ट, ठीक है। टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो BP1 में हमने बेसिकली किसके साथ रिगार्डिंग बात की, डिसएडवांटेज बताइए हमने टूरिज़्म क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इससे बीमारियां बढ़ती हैं, फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे बीमारियां बढ़ती हैं, फिर मैंने रिज़ल्ट बता दिया कि इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो लोगों की हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब BP2 को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, मूविंग टुवर्ड मेरिट्स, कि मेरिट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाउ इट वर्क एज ए बोन फॉर मल्टीट्यूड, कि कैसे जो इंटरनेशनल टूरिज़्म होता है वो लोगों के लिए बोन की तरह काम करता है। बोन मतलब वरदान, मल्टीट्यूड मतलब पीपल। द प्रीडोमिनेंट वन, जो मेन बेनिफिट है इसका वो क्या है, पीपल कैन गेट इनॉर्मस जॉब, लोगों को तरह तरह की डिफरेंट टाइप की जॉब मिल सकती है टूरिज्म के कारण। टू एक्सप्लिकेटेड, तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। इफ़ फॉरेन ट्रैवल सर्ज, अगर फॉरेन ट्रैवल मतलब इंटरनेशनल टूरिज़्म, सर्ज मतलब इंक्रीज़ होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण मैनी यंगस्टर कैन ऑब्टेन जॉब वेदर इन होटल्स और एनी अदर रिक्रिएशनल सेक्टर विच असिस्ट हॉलीडे मेकर। सो मैंने बोला कि जैसे काफ़ी ज़्यादा होटल्स होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा रिक्रिएशनल सेक्टर्स होते हैं। रिक्रिएशनल का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, जैसे सिनेमा वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम रिक्रिएशनल बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ पे यंग जनरेशन को जॉब मिल सकती है अगर क्या होगा, ट्रैवलिंग इंक्रीज़ होगी। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर इंक्रीज़ होगी तो ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको जॉब मिल जाएगी, जहाँ फिर होटल में, जहाँ फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय सिंगापुर फाउंड दैट, सिंगापुर में सर्वे कंडक्ट किया था, मोर देन ए हाफ यूथ मतलब 50% से जो ज़्यादा यूथ है वहाँ पे गॉट जॉब ड्यू टू टूरिज़्म, उनको जॉब मिल गई किसकी वजह से, टूरिज़्म के कारण उनको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। देयरफॉर इट प्रूव्स दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। सो यहाँ पे हमें ये बात प्रूव हो जाती है कि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, टूरिज़्म लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल है। तो हमने BP2 में अब किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, एडवांटेज की। तो पहली एडवांटेज मैंने बताई कि यंग जनरेशन को जॉब मिलेगी। फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे। मैंने कहा अगर टूरिज़्म इंक्रीज़ होता है तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो यंगस्टर हैं उनको जॉब मिल जाएगी होटल्स में, ठीक है, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में। क्योंकि अगर सपोज़ करो हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं, हमने कहीं पर रहना तो है, ठीक है, कहीं पर घूमने तो जाना है, तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे होटल्स को ओपन करेंगे, अगर होटल्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। सो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, टूरिज़्म। अगर यहाँ से लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे होटल्स बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो तरह तरह की चीज़ें वहाँ भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सिनेमा, थिएटर और भी काफ़ी सारी गेम्स वगैरह टूरिज़्म के लिए। तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको क्या मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया इंटरनेशनल टूरिज़्म का। अब हमने इसका दूसरा बेनिफिट बताना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि इसकी और क्या एडवांटेज लिख सकते हैं। सो देखो, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पीछे मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेन है, जो इम्पॉर्टेंट है, इट इन्हांस नेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्री में पैसा आता है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन वो क्या होती है वहाँ की, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे इम्प्रूव होती है। सो देखो, व्हेन टूरिस्ट एक्सप्लोर अनदर नेशन, जब लोग किसी और कंट्री में घूमने जाते हैं, दे डिवोट चंक अमाउंट ऑफ मनी ईदर ऑन एंटरटेनमेंट और नरिशमेंट एरियाज विच पॉलिसी मेकर कैन यूटिलाइज टू अमेलियोरेट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। सो मैंने क्या बोला कि अगर टूरिस्ट वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं तो वो वहाँ पे पैसा लगाएंगे एंटरटेनमेंट जहाँ पे खुद को नरिश करने में। वो पैसा जो पॉलिसी मेकर है यूटिलाइज मतलब यूज़ कर सकती है अमेलियोरेट करने के लिए कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन को अमेलियोरेट मतलब इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा यूज़ कर सकती है बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद ऑन इन्वायरमेंट, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, डेवलप करने में यूज़ कर सकती है, जहाँ फिर इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज़ कर सकती है। अब इसके एक एग्जांपल दूँ आपको डेली लाइफ से रिगार्डिंग। सो देखो, अगर आप लोग कहीं पर भी जाते हो, कोई भी छोटी सी प्लेस पर भी जाते हो अपने कंट्री में ही, ठीक है, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे पैसे दिए, होटल बुक करवाया, ठीक है, खाने के लिए पैसे दिए, घूमने जहाँ जहाँ पर आप गए आपने टैक्सी वाले को पैसे दिए, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो वो गवर्नमेंट इस पैसे का यूज़ कर सकती है कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ पे कितना पैसा लगाती हैं, हम होटल बुक करते हैं, फिर हम घूमने फिरने जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे हम एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो पैसा उनकी गवर्नमेंट को मिल जाएगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट को मिल जाएगा, फिर वो उस पैसे को यूज़ करके अपनी कंट्री को डेवलप कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी 10 में से जो 7 कंट्रीज़ हैं उनकी मॉनेटरी एस्पेक्ट हैड इम्प्रूव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड टूर, उनकी कंट्री में जो पैसे की प्रॉब्लम थी ना वो इम्प्रूव होगी, किसकी वजह से, टूरिज़्म की वजह से। वहाँ पे टूरिज़्म आया तो उस कंट्री में पैसा आना शुरू हो गया। 10 में से जो 7 कंट्रीज़ थी उनमें जो भी पैसे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, किसकी वजह से, टूरिज़्म की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पैसा आया, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट इट इज़ वर्थवाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किंगडम, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वर्थवाइल है। वर्थवाइल मतलब बेनिफिशियल है, ओके। नेक्स्ट देखो, टू कंक्लूड इट, कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूज़न दे रहे हैं। Although it surge
रिस्क ऑफ पॉल्यूशन एज वेल एज फैटल डिसीजेस। तो हमने पॉल्यूशन और फैटल डिसीजेस की बात कहाँ पे की थी, BP1 में की थी। तो मैंने आपको बोला भी था जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ऑल्दो के बाद आपने BP1 का रीज़न लिखना है। तो मैंने क्या बोला, चाहे टूरिज़्म की वजह से पॉल्यूशन या फिर बीमारियां सर्ज होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, कॉमा, बट I believe that it is beneficial for eradicate unemployment and money crisis। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टूरिज़्म बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी वजह से इरेडिकेट मतलब ख़त्म हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट और मनी क्राइसिस। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम BP2 में करके आए थे और पैसे से रिगार्डिंग बात हम BP3 में करके आए थे। तो आपने माइंड में क्या रखना है कि ऑल्दो के बाद BP1 का रीज़न और कॉमा के बाद आप लोगों ने BP2 और BP3 के रीज़न लिखने हैं, बट कॉमा के बाद लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये प्रॉपर था हमारा आउटवे का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो।